हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पोल साइंस गुरु राकेश ठाकुर पर। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं 12th क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से। और आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान, द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी किस तरीके की रही है, वहां पर मिलिट्री का क्या रोल रहा है, आज इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। साथ में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर रेज होता है फ्रेंड्स, जो कि 12th क्लास के अंदर मोस्टली पूछा जाता है कि व्हाई इज डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर लोकतांत्रिक शासन जो है वो विफल क्यों रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो को हम शुरू करेंगे पाकिस्तान के बैकग्राउंड से, यानी जब आजादी मिली उसके बाद से किस तरह की रूलिंग जो है पाकिस्तान के अंदर रही है। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको सभी वो फैक्ट्स बताऊंगा जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, कब कब वहां पर ओवरथ्रोन हुआ, कब कब वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम रहे, कौन प्राइम मिनिस्टर बना, कब बना, किस जनरल ने, किस मिलिट्री के ऑफिसर ने वहां पर ओवरथ्रोन किया। आज हम पूरी इस सभी घटनाओं को अपनी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि ये नॉलेजफुल है, ना केवल 12th क्लास के स्टूडेंटों के लिए बल्कि हर उन स्टूडेंटों के लिए जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आने वाले हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, पूरा वीडियो देखें ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी जो है मिल सके पाकिस्तान की रूलिंग के बारे में। तो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पाकिस्तान, उसे हम शुरू करने चलते हैं। लेकिन इसे शुरू करने से पहले फ्रेंड्स एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो बेल आइकन को दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों तक मेरी सारी वीडियोस पहुंचती रहे। साथ ही साथ इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। चलिए आज के टाइम को वेस्ट किए बगैर हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को आज़ादी मिली। जब पाकिस्तान के अंदर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो वहां पर सबसे पहले प्रेसिडेंट बने जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान वहां पर प्रेसिडेंट रहे पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद जनरल याया खान ने उनका ओवरथ्रोन किया। जब जनरल अयूब खान सही से पाकिस्तान के रूलिंग को नहीं संभाल पा रहे थे तो उनके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हुई, तो उसके बाद जनरल याया खान ने उनको ओवरथ्रोन करके वहां पर वो खुद जो है सीट पर बैठ गए। अच्छा, एक चीज यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलिट्री को सबसे ज्यादा पावर दी गई है। अगर मिलिट्री को लगता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है या इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम को सही से नहीं चला पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में वहां की मिलिट्री जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन कर सकती है। और ये कई बार हुआ है पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहली बार जनरल याया खान ने इसे ओवरथ्रोन किया था। फिर कुछ समय के बाद 1971 के दौरान आप सभी जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहला 71 का वॉर हुआ, जिसमें बांग्लादेश को इंडिया ने एक अलग देश के तौर पर आजादी दिलाई और एक रिकमेंडेशन दिया। इसी 71 के बाद जब वहां पर 71 के वॉर में जब पाकिस्तान हारा, तो उसके बाद जो है वहां पर जनरल इलेक्शंस ऑर्गेनाइज किए गए और जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक उसके बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता रहा। 77 में जियाउल रहमान ने ओवरथ्रोन किया एक बार फिर से। उन्होंने फिर से जो है मिलिट्री रूल लागू कर दिया पाकिस्तान के अंदर 77 में, और 77 से लेकर वो 88 तक लगभग इस सीट पर रहे। लेकिन 82 से उनके खिलाफ प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट मूवमेंट स्ट्रगल चालू हो गया था, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम को एस्टैब्लिश करने की डिमांड जो है वो उठने लगी थी पाकिस्तान के अंदर। तब 88 में फिर वहां पर जनरल इलेक्शंस ऑर्गेनाइज किए गए, आम चुनाव हुए, जिसमें बेनजीर भुट्टो वहां पर प्राइम मिनिस्टर बनी। और बेनजीर भुट्टो जो है पीपीटी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी की मेंबर थी।
और उनको जो है उनकी पार्टी को यहां पर मेजॉरिटी मिली और 1988 में वो वहां की प्राइम मिनिस्टर बनी। 88 से लेकर 99 तक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल सही तरीके से चलता रहा और बदल बदल कर पार्टियां जो है आती रही मेजॉरिटी के अंदर। कभी पीपीटी की गवर्नमेंट बनी, पीपीपी की, कभी मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनी। इस तरीके से 1988 से 1999 तक पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो सही तरीके से चलता रहा। क्यों? क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट ने जो है वहां पर रूल किया जिसे जनता ने चुना हुआ था। इसके बाद टाइम आया 1999 का। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच करगिल का वॉर हुआ। उस समय 1999 में नवाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। आप सभी जानते हैं कि कारगिल के एरिया में पाकिस्तान की आर्मी ने गडरियों की वेशभूषा में, मिलिटेंट्स की वेशभूषा में वहां पर उन्होंने हमारे कारगिल के एरिया पर कब्जा कर लिया था। बाद में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन कारगिल विजय चलाया गया, जिसमें हमारे काफ़ी सैनिक जो है शहीद हुए। लेकिन हमारे सैनिकों के शौर्य ने, उनकी ब्रेवरी ने हमें जीत दिलाई और एक बार फिर से करगिल के अंदर जो है इंडिया का झंडा लहराया गया। उस 1999 के वॉर में परवेज मुशर्रफ जो उस समय जनरल थे आर्मी के, उन्होंने इस वॉर का जिम्मेदार जो है नवाज शरीफ को ठहराया, प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने कहा कि ये वॉर जो है उन्हीं के कारण से हुआ। इस रीजन से उन्होंने उनको ओवरथ्रोन किया, तख्ता पलट किया उनका, और परवेज मुशर्रफ जो है वहां पर प्राइम मिनिस्टर अपने आप को मिलिट्री हेड के तौर पर उन्होंने इलेक्ट कराया। इसके बाद उन्होंने 2001 में इलेक्शंस कराए जिसमें वो एज ए इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने उसी जगह पर। उसके बाद मुशर्रफ इम्पोज इमरजेंसी इन 2007। इफ्तिकार अहमद के नाम से एक जज थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, जिसे परवेज मुशर्रफ ने बर्खास्त कर दिया था सीट पे रहते हुए फ्रेंड्स। तो उनको हटाने के कारण कई तरह के प्रोटेस्ट चलने शुरू हुए। इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करने का टाइम आ रहा था, बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए वहां पर, जिस रीजन से 2007 में परवेज मुशर्रफ ने वहां पर इमरजेंसी लागू कर दी। 2007 में ही बेनजीर भुट्टो वाज किल्ड इन एन अटैक ड्यूरिंग द इलेक्शन रैली इन रावलपिंडी। जब वहां पर इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करने की बात कही गई 2007 में, उसी दौरान बेनजीर भुट्टो जो कि पीपीपी पाकिस्तान पीपल पार्टी की हेड थी उस समय, उनको बॉम्ब ब्लास्ट में जो है मार दिया गया रावलपिंडी के एक रैली के दौरान। और 2008 में जिलानी अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इलेक्शन। 2008 में जब इलेक्शन हुए तो बेनजीर भुट्टो के डेथ का पीपीपी को बड़ा फायदा मिला, पाकिस्तान पीपल पार्टी को, और वहां पर जो उन्हीं की गवर्नमेंट बनी जिसमें जिलानी जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर बने। 2008 में ही जब लोगों का प्रोटेस्ट बढ़ना शुरू हुआ मुशर्रफ के खिलाफ, दबाव बढ़ा उनके ऊपर, तो परवेज मुशर्रफ ने अपनी सीट से रिजाइन किया और उनके रिजाइन करने के बाद जरदारी जो है वो अपॉइंटेड हुए एज अ प्रेसिडेंट पाकिस्तान के। 2013 में फिर से इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शंस कराए गए वहां पर पाकिस्तान के अंदर, जिसमें नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई। आप जानते हैं कि हमारे जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने उनसे मुलाकात भी की थी, उनको इनवाइट भी किया था उस समय। इसके बाद 2018 में जब वहां पर इलेक्शंस ऑर्गेनाइज हुए, जनरल इलेक्शंस ऑर्गेनाइज हुए, तो 2018 में इमरान खान जो कि तहरीक इंसाफ पार्टी के लीडर हैं, तहरीक इंसाफ, वो जो है प्राइम मिनिस्टर बने और एट प्रेजेंट तक इमरान खान जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सफर रहा है पाकिस्तान का अब तक का, जिसमें जब कब, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि वहां पर मिलिट्री को सबसे ज्यादा पावर दी गई है। और अगर मिलिट्री को यह लगता है कि कोई गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है, इलेक्टेड गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, तो वो उसे जो है उसके सीट से हटा सकती है, तख्ता पलट कर सकती है कभी भी।
और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर जब शुरुआत से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर बड़ा विवाद रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो इसी विवाद को लेकर उन्होंने आर्मी को ज्यादा फेवर इसलिए किया है ताकि आर्मी जो डिसीजन लेगी वो सही होगी, ये माना है उन्होंने हमेशा से। और कोई भी गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान की अगर इंडिया से अच्छे रिलेशन रखने की कोशिश करती है, कश्मीर के मुद्दे को अगर अलग थलग करने की कोशिश करती है, तो ज्यादातर यह देखा गया है कि उस गवर्नमेंट के खिलाफ ओवरथ्रोन हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह सफर रहा है पाकिस्तान का अब तक का। 1971 में भी आप लोग जानते हैं कि लगभग 80 लाख बांग्लादेशी जो है हमारे देश में आ गए थे, क्योंकि जब उस समय इलेक्शंस कराए गए थे 1971 में, तो आवामी लीग मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, जो कि उस समय ईस्टर्न पाकिस्तान कहलाता था, जो आज बांग्लादेश के तौर पर अलग देश है। वहां के वो बड़े फेमस लीडर थे और उन्हें लगभग मेजॉरिटी भी मिल रही थी, शायद उनकी गवर्नमेंट बन जाती। लेकिन उसी समय याया खान ने उनको जेल में डलवा दिया था और री इलेक्शन बाद में कराने पड़े थे, जिसमें इंडिया के साथ वॉर भी हुआ, क्योंकि जितने बांग्लादेशी थे उस समय के उन्होंने उनके फेवर में प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उन पर अत्याचार किया तो उन्होंने भारत से शरण मांगना शुरू किया, भारत ने उनको शरण दिया। तो इसी पर पाकिस्तान ने कहा कि भारत हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है। यही कहकर इंडिया के ऊपर जो अटैक किया पाकिस्तान ने, जिसमें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। अब यह तो था कि पाकिस्तान का इतिहास क्या रहा है अभी तक डियर स्टूडेंट्स, और अब हम आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। यानी पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया है, जबकि आजादी तो इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ मिली। इंडिया वर्ल्ड की सबसे अच्छी डेमोक्रेसी माना जाता है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी माना जाता है। इतने बड़े पॉपुलेशन के साथ हमने हमेशा डेमोक्रेटिक सिस्टम को लागू किया है, सही तरीके से सक्सेसफुली जो है चलाया है। फिर पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल क्यों हुआ, क्यों बार बार वहां पर ओवरथ्रोन हुआ, क्यों बार बार इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाना पड़ा, यह सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स। लेकिन इस सवाल को शुरू करने से पहले एक बार और मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। चलिए बात करते हैं अब कि पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक सिस्टम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया है। तो सबसे पहला है सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री। मिलिट्री का सोशल डोमिनेंस है वहां, यानी मिलिट्री कभी भी इंटरफेयर कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको अभी रिकॉर्ड्स दिखाए, बताया कि कई बार मिलिट्री ने इंटरफेयर करके और इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन करने का काम किया है डियर फ्रेंड्स इसमें। तो इसी रीजन से जब हम मिलिट्री को ज्यादा पावर दे देते हैं या मिलिट्री अपनी मनमर्जी करने लगेगी, तो जो गवर्नमेंट मिलिट्री के फेवर की होगी वो तो चलती रहेगी, और जो गवर्नमेंट मिलिट्री से थोड़ा सा भी अलग गई उसको ओवरथ्रोन करके गिराने का काम किया गया। और यहां तक कि फ्रेंड्स, अगर आप इतिहास उठाकर देखें पाकिस्तान का, तो कई प्राइम मिनिस्टरों को जेल भी भेजा गया है उनके सीट से हटते ही। नवाज शरीफ को भी जेल की सजा सुनाई गई थी। तो मिलिट्री का जो डोमिनेंस है सोशल, ये उसके डेमोक्रेटिक सिस्टम को खराब करता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, टू द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ये डेफिनेशन फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने दी थी, और सबसे अच्छी डेफिनेशन है फ्रेंड्स कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। एक ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, जिसमें चुने हुए लोग जनता के बीच के होते हैं और जो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, ऐसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। और जब हमने डेमोक्रेसी को अपनाया है और ऐसी कंडीशन में जनता की चुनी सरकार को अगर मिलिट्री बार बार हटा देगी, ओवरथ्रोन कर देगी, तो वो कैसे सक्सेसफुल हो सकती है डेमोक्रेसी? मैं आप लोगों से पूछता हूं, नहीं हो सकती। तो ये पहला रीजन रहा है जिस रीजन से पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल रहा है। दूसरा फ्रेंड्स, कैलर्जीज यानी धर्मगुरु। धर्मगुरुओं का बड़ा बोलबाला रहा है पाकिस्तान के अंदर, और जितने भी धर्मगुरु हैं वो मोस्टली इंडिया के खिलाफ ही रहते हैं।
क्योंकि उनका यह मानना है कि कश्मीर को भारत ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है मोस्टली कि इंडिया के खिलाफ भड़काऊ भाषण देना या सरकार ऐसे काम करे जिससे कि कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में आ जाए। और धर्मगुरुओं के बगैर वहां की गवर्नमेंट भी काम नहीं कर पाती, धर्मगुरुओं से सलाह लेकर कई बार काम करती है। तो ये जो धर्मगुरुओं का, कैलर्जीज का जो इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट के अंदर, ये भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को सक्सेसफुल नहीं होने देता। तो ये दूसरा रीजन रहा है फ्रेंड्स, जिस रीजन से पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। और तीसरा रीजन है लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, यानी जो वहां के एरिस्टोक्रेट्स हैं, ऊंचा वर्ग है, वो भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है। वो अपने फेवर के लिए, अपने फायदे के लिए गवर्नमेंट से काम कराना चाहती है। और जब निजी हित के लिए काम होगा डियर स्टूडेंट्स, तो उससे कभी भी राष्ट्र हित नहीं हो सकता। देश की भलाई के लिए ऐसे डिसीजंस होने चाहिए जिससे पूरे देश को फायदा मिले, ना कि पर्टिकुलर एक वर्ग को। ये सबसे बड़े रीजन रहे हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन रहे हैं जिस रीजन से पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। मैं समझता हूं कि आप सभी को ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पाकिस्तान का इतिहास पता लग गया होगा कि अभी तक पाकिस्तान में किस तरह की गवर्नमेंट रही है, कब कब ओवरथ्रोन हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हमारे इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा श्रीलंका के एथनिक प्रॉब्लम के बारे में और साथ में नेपाल के डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में, कि किस तरह से नेपाल में मोनार्की से डेमोक्रेटिक सिस्टम की ओर बढ़े हैं। इन 2 टॉपिकों को मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, उन्हें भी आप देखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। Thank you for watching. Thank you for giving your precious time for my channel. Thank you so much. See you soon with the new video. Bye bye.